निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। बहुजन से सर्वजन अब मायावती बनाई, बहुजन से सर्वजन अब मायावती बनाई। सभी है धोखा खाए, अब बहन भी धोखा खाई। अपने धुन में मगन है माया, हमको कौन सजोए। जागो मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। जागो मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। 21वीं सदी में देश गया क्यों, दिन बीते रोए रोए। जागो मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। जो सब दिन कुचले हमको गर्व से कहते हिंदू हो, जो सब दिन कुचले हमको गर्व से कहते हिंदू हो। सत्ता पाना लक्ष्य है इनका, वोट के केवल बिंदु हो। मूल निवासी मुस्लिम भी है, मूल निवासी मुस्लिम भी है। धागा प्रेम पिरोए। जय जय मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। 21वीं सदी में देश गया क्यों, दिन बीते रोए रोए। जागो मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। हम आगे 2024 तक हमको सफलता पानी है। 2024 तक हमको सफलता पानी है। बाम से मजबूत करो मिश्राम जी मन में ठानी है। बाम से मजबूत करो मिश्राम जी मन में ठानी है। पलट के तक था कलंक को जानी, पलट के तक था कलंक को जानी। माथे से अपने धोए। जय जय मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। 21वीं सदी में देश गया क्यों, दिन बीते रोए रोए। जय जय मूल निवासी क्यों अभी तलक हो सोए। मिश्राम साहब जिंदाबाद। जय भीम जय भारत। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने गा गा कर मुझसे मोहम्मद जानी ने, और जो है 500-600 वर्षों से हमारे बुजुर्गों ने इसी तरह समाज को जगाने का काम किया। हम अभी तक उंघाए हुए हैं, पूरी तरह जागे नहीं हैं। जिस दिन लायक बन जाएंगे सत्ता हमारे हाथ में होगी। साथियों, हम अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चांद मोहम्मद साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी चंद बातें आपके बीच रखें। ऊपर करा भाई, थोड़ा ऊपर। हमारे साथियों, सबसे पहले रमजान के मुकद्दस माह में जुल्म के खिलाफ इस देश को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में जुल्म को खत्म करने के लिए 26 जनवरी 2023 से ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। इस भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की और ईवीएम को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए पूरे देश में जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि ईवीएम के जरिए हमारे संवैधानिक अधिकारों को, जो दस्तूर ने हमें अधिकार दिए, उसे खत्म करने के लिए मुसलसल तौर पे मनुवादी ताकतों के द्वारा कोशिश की जा रही है। इसलिए इस मुकद्दस माह में हमारे कौम के लोगों को कसम खानी होगी कि हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। हमें मजलूमों का साथ देने के लिए दुनिया में भेजा गया है, ना कि जालिमों का साथ देने के लिए दुनिया में भेजा गया है। इस मुकद्दस माह में हमें कसम खानी होगी कि भारत से जुल्म का निजाम खत्म करना होगा। बहुजन नायक, मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के साथ मिलकर और भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा से जुड़कर भारत में इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए और मजलूमों का जो है इस देश में निजाम कायम करने के लिए हमें कोशिश करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन की, इस निजाम को बदलने के लिए अगर जमीनी सतह पे आज के तारीख में कोई कोशिश कर रहा है तो मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इसलिए
आज हम सभी को फक्र होना चाहिए, खास तौर से हमारे कौम के लोगों को। इस मुल्क में जब सीए एनआरसी का मसाइल खड़ा किया गया, इस देश की जो मूल निवासी आबादी है, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को नागरिकता के दायरे से या नागरिकता छीनने का जो कानून बनाया गया, मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब ही वो शख्सियत है जो 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, और जब से बंद किया तब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आवाज सीए एनआरसी पे बंद है। तो ये हम सभी लोगों को, पूरे देश के मूल निवासियों के हक अधिकारों की लड़ाई आज के तारीख में कोई लड़ रहा है तो मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं अपने कौम के लोगों के साथ साथ ओबीसी SC ST के लोगों को, इस लड़ाई का हमें हिस्सा बनना होगा। और हम ही लोग इस देश के मूल निवासी हैं, ये बात DNA ने साबित कर दिया है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से, ये जो RSS और बीजेपी के लोग हैं, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ आप लोग इस लड़ाई में तन मन धन से शामिल होंगे, ऐसी अपील करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब मैं बड़े अदब के साथ, जिनको सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, अधिक समय न लेते हुए आज हम मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो अपने वचन से जनता को संबोधित करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। गाँव गाँव में शोर है, गाँव गाँव में शोर है, गाँव गाँव में शोर है, 85 साथियों, सबसे पहले आप लोगों के द्वारा जो ईवीएम भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, हेलो साथियों, ये जो ईवीएम भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा आज आपके यहाँ पर आई हुई है। 21 फरवरी 2023 को ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। 365 दिन तक चलेगी, साल भर चलेगी और 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। 674 जिलों में चलेगी। इसके अलावा हमारे संगठन के दूसरे कार्यकर्ता इसको सारे देश भर में छह 6,000 तहसीलों में लेकर जाएंगे। इस तरह की परिवर्तन यात्रा आज तक किसी संगठन के द्वारा नहीं निकाली गई, जो साल भर चलने वाली। इतनी बड़ी, इतनी विशाल, लगातार साल भर चलने वाली ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये ईवीएम भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली गई? 5 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत, ये जो सबसे बड़ी अदालत है, उसने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता।
यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कही। इसका मतलब है संविधान के द्वारा जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ईवीएम में घोटाला होता है, वोटों की चोरी होती है, तो अब हम सब लोगों को ये साबित करने की जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है तो फिर दूसरे लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम में घोटाला होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, घोटाला नहीं होता है। ऐसा कहने वाले लोग गधे की औलाद, ऐसा कहने वाले लोग, ऐसा मानने वाले लोग गधे की औलाद। क्यों कह रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने सारा डाटा, सारे सबूत छानबीन करने के बाद फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन किया। जो कहने वाला आदमी है नहीं ऐसा होता है, उसने छानबीन किया नहीं किया, तो किस आधार पर कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के अनुसार सबसे बड़ी ना अदालत है, उसने सारे डॉक्यूमेंट देख करके फैसला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसे संविधान के अनुसार कानून माना जाता है। तो कानून है ईवीएम में घोटाला होता है, ये कानून है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कि ये घोटाला रोकना होगा, रोकने के लिए उन्होंने पेपर ट्रेन मशीन लगाया ताकि ईवीएम में होने वाला और बैलेट पेपर पर जब होता था तो आपको बैलेट पेपर दिया जाता था बूथ पर, आप देखते थे कैंडिडेट कौन है, आप देखते थे चुनाव निशान क्या है, और जिस चुनाव निशान पर आप मोहर लगाना चाहते हो उस पर आप लगाते थे। लगाने का काम अपने आंखों के सामने करते थे, लगाने के बाद भी सही लगा कि नहीं लगा आंखों से देखते थे, तसल्ली कर लेते थे, तब जाकर बैलेट पेपर जो है बैलेट बॉक्स में फोल्ड करके डाल देते। निश्चिंत होकर घर में जाते थे कि मेरा वोट मैंने जिसके नाम पर दिया है उसी के नाम पर जमा हो गया। अब ये चला 2003 तक। 2004 में ईवीएम आ गया, ये दूसरा तरीका था वोट डालने का। तो 2004 में आप वोट डालने के लिए गए। जब वोट डालने के लिए गए तो आंखों से दिखाई नहीं दिया कि आपका वोट किसके नाम पर जमा हुआ। आपने 2004 की बात कर रहा, 2004 में गए, ईवीएम में वोट डाला, आंखों से दिखाई नहीं दिया। 2009 में वोट डाला, आंखों से दिखाई नहीं दिया। जब आंखों से दिखाई नहीं दिया तो आपके मन में आशंका पैदा हो गई कि पता नहीं मेरा वोट किसके नाम पर जमा हो गया। ऐसी आशंका दूसरे लोगों के मन में भी पैदा हुई। उन्होंने इसका दस्तावेज इकट्ठा किया, डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, सबूत इकट्ठा किया, सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों को इलेक्ट्रिक का देखो, उसको पढ़ो, उसको देखो, उसको टेस्ट करने के बाद
वायर में कोई गड़बड़ी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई गड़बड़ी है, सप्लाई वाला पॉइंट दबाव अंदर छूट गया है, देखो अंदर छूट गया है, देखो तो जोड़ दो उसे। यहाँ पे तो लाइन बता रहा है। हेलो, तो ईवीएम में बंद करो। ईवीएम में आप वोट डालने के लिए गए 2004 में, 2009 में, तो आंखों से दिखाई नहीं दिया। आपके मन में आशंका पैदा हो गई कि पता नहीं मेरा वोट किसके नाम पर जमा हो गया। दूसरे लोगों के मन में भी हुए, दूसरे लोगों ने सबूत इकट्ठे किए, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने सबूत देखने के आधार पर कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, पारदर्शी नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में पेपर ट्रेल मशीन लगाई। पेपर ट्रेल मशीन जो है वो 2014 में आई और 2014 में जब आप वोट डालने के लिए गए तो आंखों से दिखना शुरू हो गया था। आपने मान लो पंजे पे दबाया, फूल पे दबाया, साइकिल पे दबाया, हाथी पे दबाया, तो आपको दिखाई दिया 2014 में। 4 में 9 में नहीं दिखाई दिया, 14 में दिखाई दिया। तो आपको थोड़ा समझाने के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो पहले बैलेट पेपर हुआ करता था तो आप मोहर लगाते थे उस पर, तो लगती थी ना। तो मान लो 7 कैंडिडेट खड़े हैं, 7 के निशान अलग अलग हैं और आपने 7 के निशान पर अलग अलग लोगों ने मोहर लगाई। 7 के 7 निशान वाले कागज के टुकड़े बैलेट बॉक्स में पड़ते थे। उसी तरह से ईवीएम मशीन में आपका वोट जाता था। आपका वोट जाने के बाद क्या होता था कि 7 लोगों के ईवीएम मशीन में वोट जाने के बाद एक मशीन के अंदर दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाते। ट्रांसफर कैसे होते हैं? मोबाइल में ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक है। आपने यहाँ मैसेज लिखा, राम प्रताप जी, मैं वाराणसी से फ्लाइट में बैठा हूँ, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट दिल्ली पहुँचेगी, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आई। आपने ये मैसेज टाइप किया और राम नारायण को भेज दिया। वाराणसी से दिल्ली मैसेज चला गया। कोई वायर है, कोई करंट लाइन है, फिर भी मैसेज जाता ना, मैसेज चला जाता है। न्यूयॉर्क में भी जाता है, अमेरिका में भी जाता है, लंदन में भी जाता है। जब लंदन में भी जाता है, न्यूयॉर्क में भी जाता है, दिल्ली में भी जाता है, तो आपका मैसेज ट्रांसफर हुआ। तो ईवीएम मशीन में 7 लोगों के वोट है, मशीन के अंदर ही है, उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऐसा कोई भौतिक सबूत नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वो मशीन के अंदर है, मशीन के अंदर ही अंदर राम प्रसाद का वोट राम नारायण के नाम पर ट्रांसफर होता है, अंदर ही अंदर, बाहर वालों को दिख नहीं रहा है।
तो अंदर ही अंदर हो रहा है और ट्रांसफर हो जाता है और राम प्रसाद चुनाव हार जाता है, राम नारायण जीत जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस घोटाले को रोकना होगा, तो उसके लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाए 2014 में। तो अब पेपर ट्रेल आने के बाद क्या होता है, फिर ईवीएम मशीन की काउंटिंग होती है, राम प्रसाद चुनाव हार जाता है। मगर पेपर ट्रेल मशीन में क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा, मोहर लगाया और टुकड़ा जो है बैलेट बॉक्स में गिरता है। अगर आपने यहाँ पंजे पे लगाया है, कमल के फूल पे लगाया है, तो कमल के फूल वाला बैलेट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्यों? अलग मोहर निशान लगा है, इस पर अलग लगा हुआ है। तो ये पंजे वाला मोहर लगाया हुआ वोट कमल के फूल पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन में क्या होता है, वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है और सारे दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होता है। जैसे मोबाइल का मैसेज ट्रांसफर होता है, वैसे ईवीएम का वोट, एक नाम का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। ये मशीन के अंदर ही अंदर होता है, बाहर वालों को दिखाई नहीं देता। और इससे क्या होता है, ईवीएम मशीन में आपके वोटों की चोरी हो जाती है, दूसरे के नाम पर वोट आपका चढ़ जाता है, जिसको दिया उसको चढ़ता नहीं, दूसरे के नाम पर चढ़ जाता है, दूसरा जीत जाता है। राम प्रसाद को जीतना चाहिए, राम नारायण जीत जाता है। तो राम प्रसाद क्या कहते हैं, नहीं मैं तो जीतने वाला हूँ भाई, तो ईवीएम मशीन का डाटा मुझे मंजूर नहीं है। एक पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज बैलेट बॉक्स में गिर गए उसकी गिनती करो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाँ गिनती करना होगा, गिनती होती है। अब राम प्रसाद चुनाव हार गए, राम नारायण जीत गए ईवीएम में। पेपर ट्रेल मशीन में राम प्रसाद हार गए, पेपर ट्रेल के कागजी काउंटिंग में राम प्रसाद चुनाव जीत जाए। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है, कागज में गड़बड़ी नहीं की जा सकती, इसलिए राम प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं। हारे हुए राम प्रसाद पेपर ट्रेल में रिकाउंटिंग में चुनाव जीत जाते हैं। पहले बैलेट पेपर में होता था ना, कभी कभी रिकाउंटिंग होता था कि नहीं, तो हारा हुआ जीत जाता था, जीता हुआ हार जाता था। और इसी तरह से चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने एक घोटाला रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया। किसी को पता है इसके बारे में? यहाँ बैठे किसी को पता है? 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया है। इस देश के अखबार वालों ने खबर छापा, इस देश के टीवी वालों ने खबर दिया, आपको जागृत करने का काम किया कि आपके वोटों की चोरी हो रही है। इस वजह से मुझे आपको जगाने के लिए आना पड़ा कि आपके वोटों की चोरी हो रही। अच्छा, आपके घर में चोरी हुई तो आप चुपचाप बैठे रहोगे? आपके घर में अगर चोरी हुई तो चुपचाप रहोगे? एफआईआर करना पड़ेगा ना। तो मैं जनता की अदालत में एफआईआर करने के लिए आया। ये सारे कांग्रेस वाले चोर है, ये बीजेपी वाले चोर है। ये नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है। नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव चोरी करके जीता, ऐसा मैं कह रहा हूं कि औकात है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर लो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है ना, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी ने वोटों की चोरी करके चुनाव जीता। यदि मैं झूठा हूं तो एफआईआर कर ले। समझ में आ रहा? मोदी जी को मालूम है वही झूठा है, वामन मेश्राम झूठा नहीं। मोदी जी को मालूम है ये वामन मेश्राम ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके घूम रहा है, ये हवा ये बातें है नहीं है।
इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली नरेंद्र मोदी वामन मेश्राम साहब इस सड़कों पर चल रहा है, उसके खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर नहीं कर रहा है। तो मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि देश का जो शासक बना हुआ आदमी है, ये वोटों की चोरी करके बना हुआ है, और ये केवल चोर नहीं है, ये महाचोर है। क्योंकि चोर तो ग्राम पंचायत का सरपंच बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, देश का प्रधानमंत्री बनाओ, महाचोर होगा तब न बनेगा। तो इसलिए ये जागरण करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ये अभियान चल रहे हैं। फिर इस चोरी को रोका कैसे जाए? रोकेंगे नहीं तो फिर तो हम लोगों का सत्यानाश होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार राजा बनने के लिए, राजा चुनने के लिए दिया। अगर वोट का अधिकार खत्म हो गया, चोरी हो गया, तो हम राजा बनाने लायक जो अधिकार हमारे पास है सारे भिखारी बन जाएंगे। है? बाबा साहब ने वोट का अधिकार राजा बनने के लिए, राजा चुनने के लिए दिया, और ये अधिकार अगर खत्म हो गया तो भिखारी बन जाएंगे। सामान्य बात नहीं है, राजा कहाँ भिखारी कहाँ। तो इस अधिकार की रक्षा जरूरी है, और इस अधिकार की रक्षा करने के लिए हमने चुनाव आयोग को लिखा कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है, इस मशीन में सुधार करो। यदि चुनाव आयोग ने नहीं माना तो भारत बंद करेंगे। सीएए के मुद्दे पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर हमने भारत बंद करवाया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, भाजपा, इतनी बड़ी ताकत एक तरह से हमने भारत बंद करवाया। बहुत बड़ा भारत बंद हो गया सारे देश भर में। जब बहुत बड़ा भारत बंद हो गया, सारे देश भर में भारत बंद हो गया, तो क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जो बहुत शक्तिशाली नेता है, प्रधानमंत्री है, वो सीए का कानून रोक गया। रोका ना, रोक दिया। तो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है। वामन मेश्राम ने भारत बंद करके नरेंद्र मोदी के कानून को रोक दिया। तो वामन मेश्राम जी तो ताकतवर नेता है, जिसके पास साला केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री है, बाबा भी है यूपी में है। तो भारत बंद में वो कानून हमने रुकवा दिया। अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन में सुधार नहीं किया, ईमानदारी से चुनाव नहीं करवाया, कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव नहीं करवाया, तो दोबारा भारत बंद करेंगे। इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए जो करना जरूरी है सब करेंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि मेश्राम जी ईवीएम मशीन फोड़ेंगे तो आपको जेल हो। लोगों ने मुझे कहा टेलीफोन से, तो मैंने कहा क्यों कह रहे कि नहीं आप अच्छे आदमी हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि जेल हो जाएगी। तो हमने उनको पूछा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? कहा महान हो गए। तो हम कोई चोरी करके जा रहे हैं, ठगी करके जा रहे हैं? संविधान की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो अब कोई चोरी कर रहे हैं? गांधी जी भी देश की आजादी के लिए गए थे तो महान हो गए। तो अगर वो देश के आजादी के लिए महान हो गए थे जेल में जाकर, तो हम भी जेल में जाएंगे। हम भी थोड़ा नहीं तो गांधी जी जितना नहीं तो हम भी ना थोड़ा बहुत महान हो जाएंगे। और जब गांधी जी महान हो गए थे तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा, महान होने के बाद क्या कहा? भारत छोड़ो। कहा था ना 9 अगस्त 1940
टू को कहा भारत छोड़ो, अंग्रेजों का भारत छोड़ो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, भारत छोड़ो। अगर हम महान हो गए हम भी जेल में जाएंगे। अगर वो बोल रहा है यह जेल होगी तो हम भी जेल में जाएंगे गांधी की तरह, तो हम भी महान हो जाएंगे। और अगर हम महान हो गए तो हम पंडितों को बोलेंगे भारत छोड़ो। जैसे अंग्रेज विदेशी है, जैसे अंग्रेज विदेशी है, वैसे पंडित भी विदेशी है। नहीं रहना चाहते तो रह सकते, मगर हमारे सर पर बैठाने के लिए हम राजी नहीं है। रहना चाहते बात अलग है, हमारी दया है, रहो। हमारे सर पर बैठोगे, वहां बैठ के पहले पेशाब करोगे, इसके लिए तो नहीं रहने देंगे ना भाई। तो इसलिए हमको जेल में जाने की कोनो डरवर नहीं है। गांधी जी जब जेल में जाते जाते महान हो सकते हैं देश के लिए, हम भी जेल में जाने के लिए तैयार है। ये बात मैंने पुणे के पास एक नगर जिला है वहां कही, तो एक कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन फोड़ दी। अरे मैंने कहा अकेला क्यों फोड़ा भाई, क्यों फोड़ा? कहा कि आप 24 में फोड़ने के लिए फोड़ गए, तो मेरे से नहीं रहा गया, मैं अभी फोड़ दिया। तो कहा कि फोड़ दिया तो क्या हुआ? एफआईआर हुआ। तो एफआईआर हुआ तो क्या हुआ? पुलिस पकड़ के लेके गई, पकड़ के लेके गए तो क्या हुआ? जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ? कहा जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चला। अब केस चला तो क्या हुआ? कहा कि हमने जज साहब को कहा कि जज साहब ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसलिए हमने ऐसा कहा, इसलिए हमने फोड़ दिया। किस आधार पर कह रहे हैं? ये काफी है ये अंग्रेजी में। ये क्या है? ये वामन मैसाम ने दिया है। नहीं है क्या? कहा वो कहता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा तेरे पास कैसे? वामन मैसाम ने दिया है। अल्लाह मेरे पास तो अंग्रेज में है ना, मेरे पास तेरे को नहीं पढ़ने को आई, मेरे पास। जज ने देखा अरे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ईवीएम में घोटाला होता है, इसलिए ना तूने फोड़ा, इसलिए जा निर्दोष छोड़ दिया, निर्दोष छोड़ दिया। ये नगर जिला पुणे के पास है। हम लोग ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख शेड्यूल कास्ट, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब, 15 लाख नॉमिनिक ट्राइब, 15 लाख एमबीसी, 15 लाख ओबीसी, 15 लाख माइनॉरिटी, 15 लाख महिला, 15 लाख विद्यार्थी युवा बेरोजगार, तो 15 लाख बूथ रहेंगे अब के चुनाव में। एक आदमी को एक बूथ फोड़ना है, तो हमको भी वोट का अधिकार, हम जाएंगे पहले वोट डालेंगे, तो मशीन हाथ से उठाएंगे, जमीन पटक फोड़ डालेंगे। अब वो मशीन सेंसिटिव है, वो बंद पड़ जाती है, चलती नहीं है, एयर कंडीशन में रखना पड़ता है, बंद पड़ जाती है। जब 15 लाख मशीन बंद पड़ जाएगी तो वो दूसरी मशीन लगा देंगे, तो 2 ही होती है, तो तीसरा आदमी फोड़ेगा, तो मशीनें खत्म हो जाएगी और चुनाव रुक जाएगा। और फिर सरकार और चुनाव आयोग को लगेगा कि लोग ईवीएम नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर पर करना होगा, और इस तरह से बैलेट पेपर दोबारा आए, एक घोटाला बंद हो जाएगा। इसकी लड़ाई है। इस लड़ाई में कौन हमारे साथ सहयोग में ये लड़ाई में साथ सहयोग देना चाहता है? करा करे सभी देना चाहता है। तो ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों को यहाँ सालों को बेईमान घोषित कर देता है कि नहीं देना चाहता, उसको बेईमान और धोखेबाज घोषित करने का सोच क्या है। तो हम सभी ईमानदार लोग हैं, क्या करें? तो सभी ईमानदार है, लड़ाई में साथ सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।